गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सब? चलिए, आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेटा डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, हमें डेरिवेशन करनी है किसकी? इस वाली इक्वेशन की। दिस इज योर वाई टी इक्वल्स टू के डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्सपोनेंट ऑफ ए प्लस बी टी। कल मैंने आपको ये क्या कहते हैं ये वाला फॉर्मूला समझाया था ना, आज हम उसकी डेरिवेशन करेंगे। ठीक है, चलिए कैसे करनी है। द एक्सपोनेंशियल स्ट्रेट लाइन, हमारे पास जो एक्सपोनेंशियल स्ट्रेट लाइन है उसकी इक्वेशन क्या होती है? वाई टी इक्वल्स टू ए बी टी। ठीक है ना, जो लास्ट में हमारी आफ्टर सॉल्विंग हमारे पास क्या आ जाती है? log वाई टी इक्वल्स टू ए वन प्लस बी वन टी। सो दिस इज अ सिंपल फॉर्म ऑफ द ग्रोथ कर्व कॉल्ड द सिंपल एक्सपोनेंशियल। तो ये सिंपली हमारे पास क्या है? एक सिंपल एक्सपोनेंशियल कर्व है। सो थस फॉर्म गिव्स, तो जो आपने ये वाली फॉर्म पढ़ी है यहाँ पर, ठीक है, सिंपल फॉर्म, इसको हम क्या कर सकते हैं? दिस फॉर्म गिव्स, ये हमें क्या देता है कि अगर मैं अपने y की क्या करती हूँ? डिफ्रेंसिएशन करती हूँ विद रेस्पेक्ट टू द टाइम। यानी कि आपको किसकी डिफ्रेंसिएशन करनी है बेटा? y इक्वल्स टू ए बी टी की। ये कौन सी इक्वेशन है आपकी? एक्सपोनेंशियल स्ट्रेट लाइन। क्या है आपकी? वाई टी इक्वल्स टू ए बी टी। वाई टी को मैंने किसके इक्वल ले लिया है? यहाँ पर y के इक्वल ले लिया है। यानी कि हम किसकी डिफ्रेंसिएशन करे हैं? y इक्वल्स टू ए बी टी की। ठीक है, तो मैं इसकी इक्वेशन करी हूँ किसके रेस्पेक्ट में? t के रेस्पेक्ट में। चलिए, डी वाई अपॉन डी टी डिफ्रेंसिएशन आपको सबको करनी आती है। a आपका कांस्टेंट है, a एज इट इज, b टू द पावर t आपको t के रेस्पेक्ट में करना है। तो अगर किसी भी कांस्टेंट वैल्यू की पावर हमारी t है, यानी कि हमारे पास वेरिएबल है और उसके रेस्पेक्ट में हमें डिफ्रेंसिएशन करनी है, तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है? आपने पढ़ा होगा, a टू द पावर x की डिफ्रेंसिएशन क्या होती है? a टू द पावर x log a। तो यहाँ हम t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो क्या होगा? b टू द पावर t log b। ठीक है गर्ल्स, देखिए अब मैंने ए बी टी की प्लेस पर क्या लिखा है? y, क्योंकि हम इस पूरे को किसके इक्वल लेकर चल रहे हैं? y के। तो ए बी टी की जगह क्या आ जाएगा? y। तो हमारे पास डी वाई अपॉन डी टी किसके इक्वल आ गया? y log b। तो मैंने यहाँ पे क्या किया? log b को क्या ले लिया? एल्फ। ठीक है, से हमने यहाँ पे लेट किया है, तो वो हमें बोल रहा है सो द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ y, यानी कि जो हमारा रेट ऑफ ग्रोथ है y का पर यूनिट के हिसाब से ऑफ टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द y। कि जो हमारा रेट ऑफ ग्रोथ है y का वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आ गया? y के। लेकिन बट इन प्रैक्टिस दिस रेट ऑफ ग्रोथ कैन नॉट बी इन द सेम प्रोपोर्शन। लेकिन अगर हम प्रैक्टिस में रहते हैं, ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि जो हमारा रेट ऑफ ग्रोथ है वो हमारा सेम प्रोपोर्शन में हमेशा आए। सो इट विल कंटिन्यू अप टू सर्टेन लेवल। ये हमारा कंटिन्यू एक सर्टेन लेवल तक जाता है विच इज़ कॉल्ड द लेवल ऑफ सैचुरेशन। लेवल ऑफ सैचुरेशन का मतलब क्या होता है बेटा? कि कोई भी पॉइंट ऐसा जो हमारा कंप्लीटली डिफाइंड हो, यानी कि इसमें हमारे पास कोई भी न्यू इन्फॉर्मेशन की या न्यू डाटा हम इसमें ऐड ऑन नहीं करते, यानी कि जो भी हम लेकर चल रहे हैं उसको हमने फिनिश किया। ठीक है ना, सो यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि हम ये कब तक कंटिन्यू करते हैं? एक सर्टेन लेवल तक। वो लेवल जहाँ तक हमारा जो डाटा है वो कम्प्लीटली फिनिश हो और उसमें हमारा कुछ भी न्यू डाटा एड ऑन नहीं होता, तो दैट इज द लेवल ऑफ सैचुरेशन। ठीक है ना, आफ्टर विच इट स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग, उसके बाद हमारे पास क्या होगा? वो डिक्लाइनिंग होगा। सो थस इन जनरल वे में टेक, इन जनरली हमने यहाँ पर क्या लिया है? डी वाई अपॉन डी टी जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था y के, तो मैंने अपनी मर्जी से यहाँ पर क्या लिया है बेटा? बीटा माइनस y। ठीक है, ये हमने क्यों लिया है ये हम अभी आगे डिफाइन करती हूँ। फिलहाल अभी आप यहाँ देखिए हमने क्या लिया है साथ में? बीटा माइनस y, जिसमें आपके पास ये भी पॉजिटिव है और बीटा भी आपके पास क्या है? पॉजिटिव है। तो हमने इसको क्या ले लिया? स्टार। चलिए देखिए, तो यहाँ हमें वो बोल रहा है कि जो फैक्टर y है, यहाँ पे जो आपका ये फैक्टर y है, दिस इज कॉल्ड द मोमेंटम फैक्टर विच इंक्रीजेज विद द टाइम t। मोमेंटम फैक्टर यानी कि y वो हमें बोल रहा है कि एक मोमेंटम फैक्टर है जो इंक्रीज कर रहा है टाइम के अकॉर्डिंग, कि टाइम जो भी हमारा होगा उसके अकॉर्डिंगली हमारा जो y फैक्टर है वो क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। ठीक है, लेकिन द फैक्टर बीटा माइनस वाई, यानी कि यहाँ जो मैंने बीटा माइनस वाई लिया है वो मेरा क्या है? रिटार्डिंग फैक्टर। रिटार्डिंग फैक्टर यानी कि जिसमें हमारी एक्सेलरेशन क्या होती है? नेगेटिव। ठीक है ना,
तो बीटा माइनस वाई हमारा क्या हो गया, रिटार्डिंग फैक्टर, यानी कि इसकी एक्सेलरेशन क्या है, नेगेटिव। सो विच डिक्रीजेज, यानी कि वो हमारा नेगेटिव है, यानी कि वो डिक्रीज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, तो टाइम के हिसाब से वो हमारा डिक्रीज कर रहा है। सो व्हेन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ अप्रोचेज द सैचुरेशन लेवल, कि जो हमारा प्रोसेस है ग्रोथ का, वो अगर हमारा अप्रोच कर रहा है सैचुरेशन लेवल बीटा पर, सो द रेट ऑफ ग्रोथ टेंड्स टू द जीरो, तो उस कंडीशन पे हमारे पास रेट ऑफ ग्रोथ क्या होगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, सो फाइनली वो हम ये बोल रहा था, अगर हमारे पास प्रोसेस ऑफ ग्रोथ अप्रोच करता है सैचुरेशन लेवल यानी कि बीटा पर, तो हमारे पास रेट ऑफ ग्रोथ कहाँ पे टेंड्स करेगा, जीरो पे। ठीक है, सो द प्रिंसिपल डिपिक्टेड बाय इक्वेशन स्टार, सो तो जो आपकी इक्वेशन स्टार है यानी कि ये वाली, इसको हम क्या बोलेंगे, रॉबर्टसन लॉ। ठीक है, सो वी शैल नाउ सॉल्व इक्वेशन स्टार एज अ डिफरेंशियल इक्वेशन इन y एंड t, देन वी हैव, आपको क्या करना है बेटा, आपके पास जो ये वाली इक्वेशन है ना, अब हमें इसको सॉल्व करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन को हमें इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो मैंने क्या किया, y वाली टर्म लेफ्ट हैंड साइड में ले ली और t वाली टर्म मैंने राइट हैंड साइड में ले ली है। ठीक है, इसके बाद बेटा सबको पार्शियल फ्रैक्शन करना आता है ना, आपको इसको क्या करना है, पार्शियल फ्रैक्शन की हेल्प से सॉल्व करना है। ये आप लोग ही करोगे, सबने +2 में पढ़ा हुआ है। ठीक है ना, तो बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन हम इसको सॉल्व करेंगे और पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करने के बाद आपको ये वाली टर्म मिल जाएगी। राइट हैंड साइड एज इट इज़ है, लेफ्ट हैंड साइड में आपको क्या करना है बेटा, पार्शियल फ्रैक्शन यूज़ करके इसको सॉल्व करना है और सॉल्व करके आपको ये वाली टर्म मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद जो आपका ये बीटा है इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा राइट हैंड साइड चला जाएगा, तो ये ब्रैकेट वाली टर्म एज इट इज़, और हमारी राइट हैंड साइड क्या हो जाएगी, अल्फा बीटा dt। ठीक है, चलिए इसके बाद आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन देन वी गेट, देखो बेटा आपको इसको y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है और इसको t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। चलिए 1/y की इंटीग्रेशन क्या होती है, log y, 1/बीटा माइनस वाई की भी इंटीग्रेशन क्या होगी, log y, और माइनस वाई की क्या हो जाएगी, -1। तो हमारे पास इसकी इंटीग्रेशन क्या आ गई, log y माइनस log बीटा माइनस वाई, और राइट हैंड साइड में अल्फा और बीटा था, तो अगर आप 1 की इंटीग्रेशन करोगे t के रेस्पेक्ट में तो क्या आ जाएगा, t, साथ में मैंने यहाँ पर क्या ले लिया, गामा, और ये क्या है आपके पास एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। जैसे हम इंटीग्रेशन के बाद +c लिखते थे ना, तो यहाँ पर मैंने c के प्लेस पर क्या लिखा है, गामा। ठीक है, चलिए आपने log का फॉर्मूला पढ़ा होगा, log m माइनस log n क्या होता है, log m/n, तो मैंने y अपॉन बीटा माइनस वाई लिया। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, मैंने क्या अप्लाई किया, log m माइनस log n किसके इक्वल होता है बेटा, log m/n। ठीक है ना, तो मैंने ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे अप्लाई किया है, तो यहाँ पर अप्लाई करने के बाद ये मान लीजिए आपके पास m है, ये मान लीजिए आपके पास n है, तो log m/n राइट हैंड साइड एज इट इज। इधर से आप log रिप्लेस करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्सपोनेंशियल, तो ये सारा कहाँ आ जाएगा, एक्सपोनेंशियल में। मैंने अब इनको क्या लिख लिया, पावर में, सो y/बीटा माइनस वाई किसके इक्वल आ गया, एक्सपोनेंट ऑफ अल्फा बीटा t डॉट एक्सपोनेंट ऑफ गामा। ठीक है गर्ल्स, यहाँ तक समझ आ गया। चलिए इसके बाद अब आपको क्या करना है, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमने यहाँ पर किसकी वैल्यू निकाली है, बीटा माइनस वाई की वैल्यू निकाली है। ठीक है गर्ल्स, बीटा माइनस वाई की वैल्यू मैंने यहाँ पर ये निकाली है, जिसमें आपने जो एप्सिलन है, ठीक है ना, वो किसके प्लेस पर लिखा है, अल्फा और बीटा के प्लेस पर, और जो ई माइनस गामा था उसके प्लेस पर हम क्या लिख रहे हैं, डेल लिख रहे हैं। ठीक है, तो इनके प्लेस पर ये लिखकर ही हमारे पास ये वाली इक्वेशन आई है। ठीक है गर्ल्स, ये तो कर लोगे ना बेटा, सिंपल है। आपके पास ये वाली इक्वेशन थी, आपको इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, बीटा माइनस वाई की, और बीटा माइनस वाई की वैल्यू जब आप निकालोगे तो आपको इक्वेशन में जहां पर अल्फा और बीटा लिखा था उसके प्लेस पर आपको एप्सिलन लिखना है, और जहां e टू द पावर माइनस गामा लिखा था उसके प्लेस पर आपको डेल लिखना है, तो आपको बीटा माइनस वाई की वैल्यू ये मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना। आपको यहाँ पे y की वैल्यू निकालनी है, y के लिए आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो आफ्टर सॉल्विंग फॉर द y आपको y की वैल्यू ये मिल जाएगी, जिसमें एप्सिलन क्या है, आपके पास एक पॉजिटिव वैल्यू है। ठीक है,
तो चलिए, सो द इक्वेशन नंबर 1 इज ऑफ द फॉर्म ए। देखो अब ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन सेम है ना, ठीक है ना। तो देखो ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन दोनों सेम है। सो ऑल्सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 वी हैव, इस इक्वेशन को अब मैं क्या करूंगी, रेसिप्रोकल करूंगी, ठीक है। आपको इक्वेशन नंबर 1 का क्या करना है, रेसिप्रोकल करना है। तो y का क्या हो जाएगा, 1/y। और जब आप इसका रेसिप्रोकल करोगे बेटा, तो देखो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, क्या हो जाएगा, कहाँ लिखूँ, ऐसे यहाँ पे लिख दो ना, ठीक है। तो आपका हो जाएगा 1/1 प्लस डेल ई माइनस दिस डिवाइडेड बाय बीटा। तो एक बार ही आप क्या करोगे इसको, 1/बीटा प्लस एक बारी डेल अपॉन बीटा ई टू द पावर माइनस एप्सिलॉन टी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड का रेसिप्रोकल करना है और राइट हैंड साइड का रेसिप्रोकल करना है। जब आप इसका रेसिप्रोकल करोगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। फिर इसको ब्रेक करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, ये वाली, जिसमें मैंने क्या किया, 1/बीटा को मैंने क्या लेट किया है, a1, इसको b1 और इसको c1, ठीक है। मैंने यहाँ पर लिखा भी है कि a1 को हमने क्या लेट किया है, 1/बीटा, डेल अपॉन बीटा को b1 और e टू द पावर माइनस एप्सिलॉन को हमने क्या लिया है, c1। तो आपके पास 1/y यानी कि y का रेसिप्रोकल करके आपके पास ये वाली टर्म आ गई है, ठीक है। उसके बाद विच इज ऑफ द फॉर्म कि बेटा अभी आपने कल जिस लेक्चर में मैंने आपको ये वाली इक्वेशन पढ़ाई थी, देखो जब हम 1/yt का रेसिप्रोकल कर रहे थे तो आपके पास ये वाली टर्म आई थी, जिसको मैंने ये लेट किया था, ये सारा का सारा, ठीक है ना। तो वो बोल रहे हैं कि ये बिल्कुल इक्वेशन सेम इसी की तरह ही आई है, ठीक है ना बेटा। तो आफ्टर दिस वो हमें ये बोल रहा है कि आफ्टर सॉल्विंग आपको ये इक्वेशन इस इक्वेशन की फॉर्म में मिल गई है, ठीक है। सो ये वाली इक्वेशन आपको सॉल्व करके इस इक्वेशन की फॉर्म में मिल गई है। तो ये हमारे डेरिवेशन थी, किसके लिए, आपकी इक्वेशन स्टार के लिए, ठीक है। चलिए अब इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक। एक सेकेंड मैं ज़रा बेटा चेक कर लेती हूँ नेक्स्ट आपको कौन सा टॉपिक पढ़ाना है। हाँ जी, चलिए इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है प्रॉपर्टीज ऑफ लॉजिस्टिक कर्व। अब हमें प्रॉपर्टीज पढ़नी है लॉजिस्टिक की। चलिए, लॉजिस्टिक कर्व सेटिस्फाइज रॉबर्टसन लॉ। अभी मैंने पीछे आपको रॉबर्टसन लॉ बताया था ना, जो हमने इक्वेशन स्टार लेट किया था। मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ, ये वाला, ठीक है। ये वाली इक्वेशन आपकी क्या है बेटा, रॉबर्टसन लॉ। तो हम ये वाली इक्वेशन ले रहे हैं, ठीक है। सो लॉजिस्टिक कर्व सेटिस्फाई रॉबर्टसन लॉ, दैट इज इक्वेशन स्टार। तो हम क्या कर रहे हैं, उसके डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू टी, ठीक है ना। डिफ्रेंसिएशन सबको आती है ना, u इंटू वी का फॉर्मूला लगाना है, सिंपल है। अल्फा आपका कांस्टेंट है, ये तो बाहर ही रहेगा। आपको u इंटू वी लगाना है, u एज इट इज v के डिफ्रेंसिएशन, देन v एज इट इज u के डिफ्रेंसिएशन, ठीक है। सो आफ्टर सॉल्विंग दिस आपको ये वाली इक्वेशन मिल जाएगी। बेटा ये आपको ही सॉल्व करके देखना है। अब ऑब्वियसली डिफ्रेंसिएशन तो नहीं मैं बताऊंगी ना, आपको सबको आता है डिफ्रेंसिएशन करना। तो इक्वेशन स्टार की आपको डिफ्रेंसिएशन करना है u इंटू वी लगाकर, तो आपको ये वाली टर्म मिल जाएगी, ठीक है ना। तो आपके पास ये वाली टर्म आ जाएगी आफ्टर सॉल्विंग दिस ब्रैकेट। फिर वो हमें बोल रहा है कि अगर d2y ओवर dt स्क्वायर मेरा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, किस कंडीशन पे, इफ एंड ओनली इफ, अगर मेरा बीटा माइनस 2y क्या होगा, पॉजिटिव। सो ये भी हमारा क्या होगा, पॉजिटिव। तो यहाँ से हमारे पास क्या टर्म आ गई कि y हमारा क्या होगा, लेस देन बीटा बाय 2 बाय सॉल्विंग दिस। देखो 2y इधर चला जाएगा, ठीक है, 2 बीटा के डिवाइड में आ जाएगा, तो y क्या होगा, लेस देन होगा कब, बीटा बाय 2 के, ठीक है। ऐसे वो हमें बोल रहा है कि अगर d2y ओवर dt स्क्वायर लेस देन होगा 0 के, कब, इफ एंड ओनली इफ, अगर बीटा माइनस 2y क्या होगा, लेस देन 0। दोबारा देखो बेटा, वो हमें बोल रहा है कि अगर बीटा माइनस 2y ग्रेटर देन 0 है तो हमारा d2y ओवर dt स्क्वायर भी क्या होगा, पॉजिटिव। और अगर ये नेगेटिव है तो ये भी हमारा क्या होगा, नेगेटिव। तो इन दोनों कंडीशन से हमें क्या रिजल्ट मिला है कि y हमारा लेस देन होगा बीटा बाय 2 के, और इस वाली कंडीशन से हमें क्या मिला है कि y हमारा क्या होगा, ग्रेटर होगा बीटा बाय 2 के। सो द लॉजिस्टिक कर्व, दैट इज इक्वेशन नंबर 1, हैज एन इंक्रीजिंग रेट फॉर दिस एंड हैज अ डिक्लाइनिंग रेट फॉर दिस। कि यानी कि हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 1 है, इंक्रीज करेगा इस पे और डिक्लाइन करेगा इस पे।
ठीक है। सो मोर ओवर अगर वो इक्वल्स टू 0 के होगा तो तब हमारा y किसके इक्वल होगा, बीटा बाय 2k। सो दिस implies that the logistic curve of equation number 1 has a point of inflection at y equals to बीटा बाय 2। तो वो हमें बोल रहा है कि इससे हमें ये पता चला है कि जो इक्वेशन नंबर 1 है उस पे हमारा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन किस पे आ रहा है, जब y हमारा किसके इक्वल होगा, बीटा बाय 2k। ठीक है ना गर्ल्स, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर एट लास्ट हमें क्या रिजल्ट मिल गया है कि हमारे पास लॉजिस्टिक कर्व पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा कब, जब वो y इक्वल्स टू किस पे होगा, बीटा बाय 2k। यानी कि द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इज अ क्रिटिकल पॉइंट। यानी कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का मतलब क्या होता है बेटा, कि हमारे पास कोई भी जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई भी डिफरेंशिएशन है, ठीक है, अगर वो टेंड्स करती है 0 पे या फिर वो अनडिफाइंड होती है। समझ रहे हो मेरी बात, मैं क्या बोल रही हूँ, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इज अ क्रिटिकल पॉइंट का मतलब क्या होगा कि अगर हमारे पास कोई भी पॉइंट, ठीक है ना, टेंड्स करता है 0 पे या फिर अनडिफाइंड, तो हम उसको क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इज अ क्रिटिकल पॉइंट। देखो ये हमारा कब आया, जब हमारे पास ये किसके इक्वल हुआ, 0 के। ठीक है ना, तो जब हमारा ये इक्वल टू 0 के हुआ तभी तो y किसके इक्वल आया, बीटा बाय 2। ठीक है ना, ये इक्वल टू 0 कब हुआ, जब y किसके इक्वल है, बीटा बाय 2k। सो द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इज द क्रिटिकल पॉइंट वेयर फ्रॉम द इंक्रीजिंग रेट ऑफ कर्व स्टार्ट्स टू डेक्लाइन। कब, जब हमारा इंक्रीजिंग रेट ऑफ कर्व क्या होगा, स्टार्ट्स करेगा डेक्लाइन पे। सो वी मे ऑल्सो ऑब्जर्व दैट द लाइन y इक्वल्स टू बीटा इज एन एसिम्पटोट टू द कर्व। सो y पे जब मैं लिमिट अप्रोच कर रही हूँ, t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो वो हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, बीटा के इक्वल आ जाएगा। यानी कि बीटा एक हमारा सिंगल एसिम्पटोट है हमारे कर्व के लिए। सो द शेप ऑफ द कर्व इज थस एन एलोंगेटेड एस। सो हमारे पास एक कर्व क्या बनेगा लॉजिस्टिक कर्व का, देखो ये टाइम है, ये क्या है, वाई टी। देखो बीटा कब, जब वो हमारा सिंपल आगे तक के ले जा रहा है, तो बीटा बाय 2 यानी कि वो हमारा ऐसे डेक्लाइन से स्टार्ट कर रहा है, फिर वो इंक्रीज कर रहा है और इंक्रीज करके वो हमारा सिंपल जा रहा है। ठीक है ना, दैट इज इक्वल्स टू 0। सो हमारा ये यहाँ से बीटा बाय 2 यानी कि इंक्रीजिंग के लिए इंक्रीजिंग रेट ऑफ ग्रोथ, और फिर वो इंक्रीजिंग रेट ऑफ ग्रोथ के लिए हमारा जा रहा है। और ये आपका क्या होगा, लॉजिस्टिक कर्व के लिए कंडीशन। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, लॉजिस्टिक कर्व। ठीक है गर्ल्स, चलिए, तो वो हमें यहाँ पे इस फिगर से क्या बता रहे हैं, सो द आउटपुट ऑफ मैनी इंडस्ट्री डिस्प्ले द सेम काइंड ऑफ ट्रेंड। सो बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जो हमारे पास सेम काइंड ऑफ ट्रेंड बताती हैं। सो व्हेन द इंडस्ट्री कम्स into being, the technical method of production are not yet sufficiently formed, so the production costs are high and the market demand is still small, and so the production develops slowly। तो वो हमें क्या बोल रहे हैं कि जब हम ये वाला मेथड ऑफ प्रोडक्शन अप्लाई करते हैं तो हमारी जो प्रोडक्शन कॉस्ट होती है वो क्या होती है, हाई हो जाती है, लेकिन जो हमारा मार्केट डिमांड होती है वो हमेशा हमारी तब भी क्या रहती है, स्मॉल रहती है। तो उसकी वजह से जो प्रोडक्शन है वो हमारा थोड़ा कम चलती है। सो नेक्स्ट प्रोडक्शन ग्रोस at an increasing rate as a result of perfection of manufacturing method, the transition to mass production and the increasing market। तो वो हमें कह रहा है कि अगर हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज करेगा तभी तो जो हमारा रिजल्ट आएगा वो भी हमारा इंक्रीज आएगा। ठीक है ना, यानी कि हमारे पास क्या होगा, इंडस्ट्री में या कहीं भी जो भी हमारे प्रोडक्शन ग्रोथ होगी, अगर वो इंक्रीजिंग रेट पर जाएगी तभी तो हमारे पास जो प्रोडक्शन होगी या हमारी जो मार्केट होगी या जो मार्केट की सेल होगी वो हमारी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली ही हमें करना पड़ता है। चलिए गर्ल्स, इसके बाद आपका एक ही रिमार्क है, रिमार्क फर्स्ट, ये पेज नंबर आपका है 2.23 पर। ये रिमार्क आपको ही पढ़ना है। ये कल जो मैंने लेक्चर आपको समझाया था ये कम्प्लीटली उसी पर ही डिपेंड करता है। एक भी स्टेप ऐसा नहीं होगा जो आपको समझ नहीं आएगा, तो एक बार आप ये रीड आउट करिएगा रिमार्क। ठीक है ना, इसके रिजल्ट हमें आगे थ्योरम में यूज करने हैं। सो अगर फिर भी कोई भी स्टेप या कुछ भी आपको इसमें नहीं समझ आता है तो आप मुझसे पूछोगे। ठीक है, सो आज आपका क्या काम है, आपको रिमार्क 1 पढ़ना है। ठीक है ना, और रिमार्क 1 करने के बाद कोई भी डाउट होगा तो आप मुझसे पूछोगे। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका फिटिंग ऑफ लॉजिस्टिक कर्व। बहुत आसान है,
फिटिंग ऑफ लॉजिस्टिक कर्व, हमें इसको उसी मेथड से करना है। कौन से मेथड से? 3 सेलेक्टेड पॉइंट्स, जो मैंने आपको समझाया था ना मॉडिफाइड के लिए, अब वही मेथड हम लॉजिस्टिक कर्व के लिए अप्लाई कर रहे हैं। बिल्कुल सेम वैसे ही स्टेप्स करने हैं। तो देखिए कैसे करना है। द गिवन टाइम सीरीज डाटा इज फर्स्ट प्लॉटेड ऑन अ ग्राफ पेपर एंड अ ट्रेंड लाइन इज ड्रॉन बाय द फ्री हैंड मेथड। जो भी हमें टाइम सीरीज डाटा दिया होगा हम उसको ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करेंगे, एक ट्रेंड लाइन भी आ जाएगी जो हम एक फ्री हैंड से इसको सोल्व करेंगे। सो नाउ वी टेक 3 ऑर्डिनेट्स, मैंने 3 ऑर्डिनेट्स लिए y1, y2, y3 आर नाउ टेकन फ्रॉम द ट्रेंड लाइन, ये मैंने ट्रेंड लाइन से लिए हैं y1, y2, y3 कोरेस्पॉन्डिंग टू द सिलेक्टेड इक्वी डिस्टेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम। कोरेस्पॉन्डिंग वही हमारे पास जो टाइम है, जो हमने इक्वी डिस्टेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम लिए हैं, दैट इज क्या लिया है मैंने? t1, t2 एंड t3। तो हमारे पास सच दैट ये इक्वी डिस्टेंट है। तो मैंने आपको उस वाले मॉडिफाइड में भी समझाया था कि हमारे पास क्या हो जाएगा, t2 माइनस t1 किसके इक्वल हो जाएगा? t3 माइनस t2 के। ठीक है। सो द सम और एवरेज ऑफ मोर देन वन नेबरिंग वैल्यूज कैन ऑल्सो बी टेकन विद द एडवांटेज, यानी कि अगर मैं सम करती हूँ या एवरेज करती हूँ मोर देन वन नेबरिंग वैल्यूज का, वो भी हमारे लिए क्या हो जाएगा? एडवांटेज हो जाएगा। सो द वैल्यूज मस्ट बी इक्वी डिस्टेंट। सो फॉर पॉपुलेशन डाटा ज्योमेट्रिक मीन में भी यूज, तो पॉपुलेशन डाटा के लिए हम ज्योमेट्रिक मीन भी यूज कर सकते हैं। सो बाय सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ टी, हम टी की वैल्यू पुट कर रहे हैं t1, t2, t3 1 बाय 1। तो क्या रिजल्ट आएगा बेटा? मैंने पहले यहाँ पे इक्वेशन ले ली लॉजिस्टिक कर्व की, ये आपकी y की इक्वेशन है फॉर द लॉजिस्टिक कर्व, जिसमें b क्या है? नेगेटिव है, और k क्या है? आपके पास कोई भी एक मैक्सिमम वैल्यू है y के लिए। तो वही पहले मैं y1 के लिए निकाल रही हूँ, तो यहाँ पे टाइम t क्या हो जाएगा? t1, y2 के लिए टाइम क्या हो जाएगा? t2, y3 के लिए टाइम क्या हो जाएगा? t3। तो आपको y1, y2, y3 की वैल्यू मिल गई। ठीक है। आफ्टर दिस अब आपको यहाँ पर क्या करना है बेटा? आपको a प्लस बी t1 की वैल्यू निकालनी है। कहाँ से निकालनी है? बाय दिस। ठीक है ना, निकाल लोगे ना, सिंपल है। पहले तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद जो एक्सपोनेंट है उसको हटाओगे तो हमारे पास सेकंड मतलब दूसरी जगह पर क्या अप्लाई हो जाएगा? लॉग। तो आपको ऐसे ही a प्लस बी t1 y1 से निकालना है, a प्लस बी t2 y2 से निकालना है, और a प्लस बी t3 आपको y3 से फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये सारी की सारी हमारी क्या हो जाएगी? इक्वेशन a। नाउ इसके बाद अब आपको क्या करना है? पहले आपको इसको इसके साथ माइनस करना है, फिर आपको इसको इसके साथ माइनस करना है। ठीक है ना, वही सेम स्टेप्स हम फॉलो कर रहे हैं। तो जब आप इसको इसके साथ माइनस करोगे, देखो a से a तो कैंसिल हो जाएगा, आपके पास b कॉमन आ जाएगा, तो क्या बच जाएगा? t2 माइनस t1। तो मैंने यहाँ पर डायरेक्ट लिखा है आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, सब्ट्रैक्ट करना है आपको। सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपको ये वाली इक्वेशन मिल जाएगी, और जब आप इस वाली को इसके साथ सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको ये वाली इक्वेशन मिल जाएगी। दिस इज योर स्टार 1। तो ये दोनों इक्वेशन मिल गई आपको। सो सिंस द पॉइंट्स आर इक्वी डिस्टेंट, दैट इज t2 माइनस t1 इक्वल्स टू t3 माइनस t2, ये मैंने आपको बताया कि पॉइंट्स हमारे इक्वी डिस्टेंट हैं। तो अगर इन दोनों इक्वेशन में मैं यहाँ t2 माइनस t1 है और यहाँ t3 माइनस t2 है, तो मैं t3 माइनस t2 के प्लेस पर क्या लिख सकती हूँ? t2 माइनस t1। तो मेरी इन दोनों इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगी? इक्वल। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएंगी? इक्वल। तो मैंने राइट हैंड साइड दोनों क्या ले ली है बेटा? इक्वल ले ली हैं। ठीक है ना, इसके बाद अब आपको क्या करना है? इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, और सॉल्व करके आपके पास ये वाली कंडीशन आनी चाहिए। क्लियर है सबको? ठीक है, सिंपल है, लॉग से लॉग कैंसिल हो जाएगा, मतलब ऐसे कट करके नहीं दिखाते हैं, तो लॉग से लॉग कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट में क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, देखो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म सेम है तो ये स्क्वायर हो जाएगी, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म मैंने साथ में लिख ली। ठीक है, अब ये जो आपके पास सारे ब्रैकेट्स आए हैं, अब आपको क्या करना है? 2 ब्रैकेट की मल्टीप्लिकेशन आती है ना, 2 ब्रैकेट की मल्टीप्लिकेशन करो। मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आपको इसको सॉल्व करना है, और सॉल्व करके आपको एट द एंड वैल्यू निकालनी है k की। ये मैंने स्पेस छोड़ा है, ये आपको सॉल्व करना है। ठीक है, आपको k की वैल्यू निकालनी है, तो आपको k की वैल्यू ये मिल जाएगी। सो नाउ फ्रॉम इक्वेशन a स्टार एन स्टार 1, देखो ये इक्वेशन a है, स्टार एंड स्टार 1। तो आपको क्या करना है बेटा? आपको जब k की वैल्यू मिल गई है, k की वैल्यू आपको उसमें पुट करनी है, तो आपको स्मॉल b और स्मॉल a की वैल्यू
मिल जाएगी। ये सब कुछ बेटा आपको ही सॉल्व करना है, समझ आ रही है ना मेरी बात। तो आपको इक्वेशन ए, इक्वेशन स्टार और इक्वेशन स्टार 1 इन तीनों में के वैल्यू पुट करनी है और स्मॉल बी और स्मॉल ए के वैल्यू को फाइंड आउट करना है, जो ये दोनों आएंगी आफ्टर सॉल्विंग। तो ये आपका काम है, आज आपको ये सॉल्व करना है और सॉल्व करके आपको मुझे ये पिक सेंड करनी है, ठीक है। फिर भी अगर किसी को किसी भी थ्योरम में किसी भी पॉइंट में कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।